Hey guys, a very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो लोग एक्सेल की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स जो लाइफ साइंस वाला गेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसी के साथ साथ जो 11th 12th और बीएससी एमएससी सभी एग्जाम्स या आप गेट नेट सब आईआईटी जेई आईआईटी नीट सब के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम लेक्चर जो लेके आए थे उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपको अच्छे समझाया था और उससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। तो आज हम करने वाले हैं, आज हम बोहर का मॉडल करेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल करेंगे और फिर उससे बाद में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, एमिशन जो हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। वैसे दो टाइप के स्पेक्ट्रा होंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी, लेकिन हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन। हम इसे पढ़ क्यों रहे, क्योंकि देखो जो एक्सेल वालों में जो उसमें सिलेबस में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वहां पे कि कंपैरिजन बिटवीन बोहर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले हमें उन्हें अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा, फिर हम जाके वहां पे देखेंगे। तो जनरली हम यहाँ पे जो बोहर्स मॉडल है वो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उसके बहुत ज्यादा अंदर हम नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। ऊपर से हम सारे को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। और फिर हम बाद में स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है ना। बोहर मॉडल को पढ़ने के बाद हम स्पेक्ट्रम देखेंगे और स्पेक्ट्रम के बाद में फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी और इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या नया आया है इसमें और क्या नहीं, ठीक है ना। क्या क्या क्वांटम थ्योरी के आने के बाद में बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं क्वांटम थ्योरी के आने के बाद में। सो लेट अस स्टार्ट टुडे एंड सो टुडेज टॉपिक इज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सो व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी? ये थ्योरी नील्स बोहर ने दिया था और ये दिया था अराउंड 1911 से 12-13 के बीच में दिया था ये थ्योरी नील्स बोहर ने। ओके, तो अगर हम पीछे थोड़ा सा कुछ ईयर्स पीछे जाए, 100 साल करीब हम पीछे जाए, 100 से 50-60 साल हम पीछे जाए, तो पीछे जाके क्या होता है जनरली हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था और उनके बाद में कैसे फिर आपके मॉडल्स आने स्टार्ट हुए हैं। तो हम थोड़ा सा अगर समरी को देखें फिर हम यहाँ पे करें तो अच्छा रहेगा। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या था, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे देश के एक बहुत ही महान ऋषि थे कणाद। उन्होंने कहा था पहले ही कहा जाता था कि हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं और कणाद ने कहा था कि जो हम जो बने हैं, हम लोग जो बने हैं वो एक छोटे से कण से मिलके बने हैं। यानी कि सृष्टि में जो भी कुछ है, हमारे चारों ओर जो भी कुछ है, वो सब एक छोटे से कण से मिलके बना है, जिसका नाम उन्होंने दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। इसका नाम दिया था इन्होंने परमाणु। इसने कहा था कि इन्होंने कहा था कणाद जी ने, महर्षि कणाद जी ने कहा था कि जो हर कोई भी जितने भी आपके अणु है या जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स है, जो कुछ भी सृष्टि में है, सब यौगिक सभी कंपाउंड जो भी है वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? परमाणु से। और उन्होंने कहा था कि परमाणु एक बहुत ही छोटी यूनिट है, दैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट एंड वो आपको फर्दर आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि मीन्स आप इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये था थ्योरी आपका। उससे फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा था कि सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है सब चीजें और उस पार्टिकल को हम एटोमियो कहते हैं। एटोमियो कहते हैं और एटोमियो का अर्थ जो होता है वो ग्रीक भाषा से नॉन कटेबल होता है। लेकिन इन सब के लिए इन सबको आज मान्यता नहीं है, इन सबको नहीं माना जाता कि पहले यहाँ से आपकी थ्योरीज आई थी। देखो पहले हमारे देश, हमारे भारत से थ्योरी आई हुई है, लेकिन कोई इनका नाम नहीं लेता। जो सबसे पहले कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो दी थी डॉल्टन ने। लेकिन डॉल्टन से पहले बता चुके हैं हमारे साइंटिस्ट की, हमारे ऋषि महर्षि जो साइंटिस्ट और जो साइंटिस्ट है वो बता चुके हैं कि ऐसी कोई चीज है जिससे सब कुछ मिलके बना है। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी कंसीडर सबसे पहले किसे किया जाता है? डॉल्टन को किया जाता है। अब देखते हैं क्या बताया था डॉल्टन ने। डॉल्टन ने कहा था सबसे पहले कि जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं,
वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सब एक छोटे पार्टिकल से, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं, एंड दैट पार्टिकल इज एटम। इन्होंने उसको नाम क्या दिया? एटम दिया। एटम भी आपका ग्रीक भाषा से जो आपका जो जैसे उन्होंने एटोमी दिया था, जनरली वो एटोमी वर्ड होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उसे क्या कर दिया? एटम कर दिया। एटम का मतलब क्या होता है? नॉन कटेबल। मीन्स आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स ये छोटे पार्टिकल में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने। जैसे पहला पोस्टुलेट इन्होंने दिया था, इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में अपने कहा था कि जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल है जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल है, सब मॉलिक्यूल एक छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन या इंडिविजुअल पार्टिकल से बनके बने हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। पहला पोस्टुलेट ये था। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? कि जो आपके सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, सेम टाइप के जो एलिमेंट्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनके एटम्स सेम होते हैं। उनके एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। मीन्स उनके एटम की प्रॉपर्टीज, मीन्स उनके मासेस, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मीन्स उनके मासेस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। ओके। तीसरा उन्होंने क्या कहा था? तीसरा उन्होंने कहा था कि जो एटम है, ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता। मीन्स एटम कांट बी क्रिएट एंड एटम नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसे कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना उसे कभी क्रिएट किया जा सकता। और ये आपको पता है, आपका ये कौन सा लॉ है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उससे नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, और वो कुछ एटम से मिलके बना हुआ है, लेट्स से ए बी से, तो आप चाहे इसे किसी भी मेथड से बनाओ, इनका कंपोजिशन हमेशा ही सेम होगा। मीन्स कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इसे हम करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सो इसने जितने भी आपके लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उन सबको वेरीफाई किया था। लेकिन बाद में जाके ये थ्योरी भी आपकी फेल हो गई थी। हम फेल कहे या थोड़ा इनका ड्रॉबैक आया था। ये थ्योरी कैसे फेल हुई थी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि ये एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ये आपका जो पार्टिकल है, जो एटम है, वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। ये आपका गलत हो गया, क्योंकि उससे बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और कहा गया कि छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एटम बना है। मींस एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो उसका एक पोस्टुलेट वहां पे, इनका एक पोस्टुलेट वहां पे क्या हुआ? गलत सिद्ध हो गया। ठीक है ना? ओके। उसके बाद में जो डाल्टन जी ने कहा था कि जो सेम टाइप के एलिमेंट होंगे, उनके एटम्स भी सेम टाइप के एलिमेंट्स के एटम की प्रॉपर्टीज सेम, मींस उनके मासेस सेम होंगे। बट इसके बाद में जो हुआ डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स हुआ। उससे बाद में आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंस होते हैं। जैसे कि 1h1, 1h2, 1h3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है ना। ये आपका प्रोटियम है, ये आपका ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, तीनों का देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट तीनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है तो तीनों सेम ही एलिमेंट, तीनों हाइड्रोजन है, तीनों एलिमेंट सेम है, तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन है, बट तीनों के मासेस क्या है? डिफरेंट है। तीनों के मासेस क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट इन्होंने कहा कि वो सही नहीं है, आइसोटोप्स के केस में वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी गलत प्रूव हो गया। इससे बाद में उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स के मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब इससे बाद में डिस्कवरी हो गया आइसोबार्स का। अब आइसोबार क्या होता है? आइसोबार ऐसे एटम होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 6C14,
एंड 7n14, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। देखो दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है बट दोनों के मास क्या है, सेम है। सो यहां से तो जो आपके डॉल्टन जी थे उनका नेक्स्ट पोस्टुलेट भी गलत हो गया। समझ आ रहा है। और इन्होंने एक चीज और कही थी, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, इन्होंने कहा था कि इन्होंने दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया था, ठीक है ना। इससे बाद में एक साइंटिस्ट थे जो आपका नाम आता है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा कि आप कह रहे हो कि जो मास होता है उसे ना तो आप क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, what are the radioactive elements? Radioactive elements are the elements which emits some rays itself। कुछ ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये अपने आप से स्वतः ही कुछ रेज इमिट करते रहते हैं और इनका जो मास है वो डिक्रीज होता रहता है, मींस इनमें डिके होता रहता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मास डिके हो रहा है, मास क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो आइंस्टीन ने यहाँ पे अपनी थ्योरी दी, न्यू थ्योरी, जिस थ्योरी को उसने नाम दिया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इन्होंने कहा इन्होंने एक इक्वेशन दी इज इक्वल टू mc²। अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने कहा कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इन्होंने कहा कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट में मैं ज्यादा कह सकता हूँ मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यहाँ पे मास रखो, स्पीड आपको लाइट की पता ही है, तो आप एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये थे जी आइंस्टीन। समझ में आया तक? ओके। तो यहाँ पे अब डॉल्टन की थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गई। इससे बाद में फिर हम पढ़ते थे कि अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ओके। तो उससे बाद में एक साइंटिस्ट है जे जे थॉमसन ने जनरली इलेक्ट्रोड की डिस्कवरी की थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ली थी, कैथोड रे ट्यूब में एक कैथोड लिया था, एक एनोड लिया था। हम इनके अंदर नहीं जा रहे। उन्होंने यहाँ पे एक हाई वोल्टेज दिया था, लगभग 10,000 वोल्ट का इन्होंने यहाँ पे वोल्टेज लिया था। और इन्होंने इसमें जो गैस भरा था उस गैस का प्रेशर 0.001 एटमॉस्फेयर, इतना कम प्रेशर इन्होंने लिया था। और उस प्रेशर पे इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की थी, जिससे आपका यहाँ पे कुछ रेज गई थी जो यहाँ पे उन्होंने ग्लो किया था। तो उन्होंने कैथोड रे नाम दे दिया था। बाद में इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर इन्होंने इसका E/m कैलकुलेट किया, ठीक है ना, E/m कैलकुलेट किया और उसका वैल्यू 1.7 इंटू 1.78 इंटू 10⁻11 आया जी, ठीक है ना। इतना क्या है कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू आया। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट है मिलिकन ने इसका चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज पर मास का वैल्यू किसने, जे जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। फिर मिलिकन ने इसके चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट विल बी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना आया। अगर मैं यहाँ से इसमें वैल्यू रख के m का वैल्यू निकालू तो m आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये आता है। हम इसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, फर्दर नहीं जाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट इसके अंदर यहाँ पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे समझ में आया? ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है। इससे बाद में फिर एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन ने सोचा कि अगर यहां से कुछ नेगेटिव रेज जा रहा है, अगर कुछ नेगेटिव रेज निकल रहा है, तो आपको पता है जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल अगर एटम है तो उसमें अगर नेगेटिव चीज निकल रही है तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज भी होनी चाहिए। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे पे, और उन्होंने इस बार एनोड रेज की डिस्कवरी कर दी। वहां पे जो कैथोड रेज थी उसकी प्रॉपर्टीज आप देख लेना कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, मींस स्ट्रेट लाइन के साथ चलती है। उसमें मास लेस पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो एक फैन रखा था, फैन को उसने घुमा दिया था, और बहुत सारी चीजें थी।
और वहां पे कहा था कि गैसेस को चेंज करने पे उनके रेज की प्रॉपर्टी पे डिफरेंट इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे गैसेस को चेंज करने पे इफेक्ट पड़ रहा था प्रोटॉन के केस में, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो निकल कहाँ से रहे थे, वो गैस से निकल रहे थे। वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन हम अभी उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना चाह रहे। तो यहाँ पे फिर एनोड का भी आपका डिस्कवरी हो गया, और एनोड का चार्ज सॉरी वो प्रोटॉन का भी डिस्कवरी होगा। प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपका प्लस था, -19 कूलम। और जो इसका मास है 1.6 इंटू 10⁻28 -28 ये किलोग्राम आया। और न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, जैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जब सभी मॉडल आ चुके थे उसके बाद में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी लगभग 1932 ईस्वी में होता, जो बाद में हुआ था, ठीक है ना। अभी तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं होता, लेकिन देख लेते हैं न्यूट्रॉन का डिस्कवरी भी आपका चैडविक ने किया था। चैडविक ने क्या किया था, कुछ हल्के पार्टिकल ले लेते, जैसे कि बेरिलियम ले लिया, और बेरिलियम कितना है 4.9, और इस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी। किसकी बम्बार्डिंग कर दी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी 2He4। और इन्होंने क्या पाया, यहाँ से 6 कार्बन 12 प्लस 0 N1। कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं जिनमें चार्ज 0 है, लेकिन उनका मास क्या है, मास आपका उनमें मास है, तो उन्हें बाद में न्यूट्रॉन नाम दे दिया। ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है ना। फिर इन्होंने कहा कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए, मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अब आ गए, तो अब एटम में उन्हें कैसे अरेंज करें, एटम्स में कैसे अरेंज करें। तो अरेंज करने के लिए कुछ मॉडल्स आने चाहिए। सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया था अपना वाटरमेलन मॉडल। उसमें उसने कहा था कि जो आपका एटम में जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो तरबूज में जो लाल लाल होता है आपका गुदा, उसकी तरह फैले होते हैं, और उसमें जो तरबूज में बीज होते हैं उसके जैसे उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये कहा था। उसके बाद में फिर एक थ्योरी आई थी, दूसरा जो मॉडल आया था वो मॉडल आया था आपका रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी गोल्ड फॉइल पे, और उन्होंने पाया था कि मोस्टली पार्टिकल, लगभग 99.9 पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, एक दो टर्का आगे वापस आ रहे हैं, और कुछ थोड़े डेविएट हो जा रहे हैं। फिर उसने न्यूट्रॉन को, फिर उसने क्या कहा कि बीच में कोई आपका डेंसर मीडियम है जिसमें आपका टोटल मास है उसका, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ये कहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। जब अगर अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो एनर्जी इमिट करता है। अगर वो एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और वो लास्ट में आके न्यूक्लियस में, ये इसका हमने ड्रॉबैक पढ़ा, तो ज्यादा हम इसके बारे में नहीं देखते, ठीक है ना। और इससे बाद में फिर इसकी ये सब ड्रॉबैक्स थी। इससे बाद में जो थ्योरी आई थी वो आई थी नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब देख लेते हैं व्हाट इज द नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या था नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोहर ने सबसे पहली बात यही कही थी कि जो एटम होता है उसमें सबसे अंदर, उसमें अंदर एक बीचों बीच एक आप कह सकते हो कि एक डेंसर मीडियम होता है, जिसमें उसका कंप्लीट मास होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों ओर कुछ सेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब आप कहोगे ये तो बात क्या, रदरफोर्ड ने भी कही थी, जी हाँ ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी। बट अब जो इसने स्पेसिफाई किया दूसरे उसमें पोस्टुलेट में, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक सेल में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम रहा है, यहां भी घूम सकता है, किसी भी सेल में घूम सकता है, नहीं। इन्होंने यहां पे डिस्क्रीट एनर्जी का कंसेप्ट लाया। इन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेल में घूम सकता है जिसकी एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी है जिसकी, ठीक है ना, ये कहा था। फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर हर सेल का, प्रत्येक सेल का, ईच सेल का अपना एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड दैट इज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वो h अपॉन 2 पाई का आप कह सकते हो मल्टीपल होता है, मीन्स वो n h अपॉन 2 पाई होता है। जहां पे n क्या है, जहां पे n होता है सेल नंबर, दैट विल बी 1 2 3 4 5। अब अगर मैं, और इसके बेस पे फिर उसने सेल को नाम दे देते। पहली सेल को उन्होंने k कहा था, दूसरी सेल को l कहा था, तीसरी सेल को m कहा था, फिर उन्होंने n कहा था। ऐसे उसने सेलों के नाम दे देते उन्होंने। यहां तक समझ में आया। और कितनी सेल हो सकती है, इनफाइनाइट सेल हो सकती है। ये सब हम देखेंगे। ओके ओके, तो अब n इज इक्वल टू 1, दैट इज k, देन l, देन m। ऐसी सेल होती है, और हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है और पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज इक्वल टू n h अपॉन
टू पाई मीन्स अगर मैं कहूं कि फर्स्ट सेल का कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, सो होगा तो एन की वैल्यू 1 रख दो, एच अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट कितना होगा, एन इज इक्वल टू 2 रख दो, 2h अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट कितना होगा, 3h अपॉन 2 पाई। सो इसके बीच में कहीं 2h अपॉन 2 पाई और 3h अपॉन 2 पाई के बीच में कहीं भी 2.5 h अपॉन 2 पाई नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रदरफोर्ड के केस में क्या था, रदरफोर्ड के केस में ऐसा था, जो सेल थी वो कंटिन्यूअसली थी, लेकिन यहाँ पे सेल क्या है, डिस्क्रीट है, मीन्स एनर्जी लेवल्स क्या है, डिस्क्रीट है, मीन्स इनके बीच में कोई भी, इनके बीच में कंप्लीटली खाली जगह है, मीन्स यहां से यहां पे, यहां से यहां तक कोई भी बीच में सेल नहीं है। मीन्स एनर्जी डिस्क्रीट लेवल है, पहला इतनी एनर्जी का होगा, दूसरा इतनी एनर्जी का होगा, तीसरा इतना, मीन्स आपकी एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट लेवल का। जैसे मैं कहूं अगर एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे, हम कहेंगे कि फर्स्ट बेंच पे लेकिन ओनली 50% वाले बच्चे बैठेंगे जिनके मार्क्स 50% है, नेक्स्ट वाले पे 70 वाले, नेक्स्ट वाले पे 80 वाले, नेक्स्ट पे 100 वाले, ऐसे को। तो मैं कहता हूं कि 50 से 60 के बीच में जिनके 55 आए, जिनके 59 आए, वो कहां बैठेंगे, तो वो उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मीन्स सेम यहाँ पे है, मीन्स पहले h अपॉन 2 पाई वाला होगा, फिर 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, बीच वाला कहां है, बीच में कोई नहीं होगा। मीन्स एनर्जी लेवल क्या है, यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे। अब कैसे, देखो इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी सेल में, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसके हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हम बस ये एनर्जी हम बता रहे हैं कि ये एनर्जी होती है किसी एक सेल में, एक पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन की, किसी एटम के, ठीक है ना, ओके, किसी एटम की एनर्जी ये होती है, किसी एटम की पर्टिकुलर एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं कहूं यहीं पे कि फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होगी, तो एन की वैल्यू 1 रख दो। यहाँ पे जनरली मैं लेके चल रहा हूँ लेट्स से हाइड्रोजन एटम, क्या लेके चल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 1 रखो, तो फर्स्ट सेल क्या की एनर्जी -13.6, ओके, -13.6। अब नेक्स्ट वाले की रखो, यहाँ पे रख दो, जेड इक्वल टू 1 ही है, जेड इक्वल टू 1 ही है, और एन इक्वल टू आप रख दो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड 4 इज व्हाट माइनस दैट इज 4 3 is 12 and 1 4 for the 16 3.4, that is -3.4, and for next one is -13.6 into 1 upon 9, and that is 9 1 is 9, 9 1 is 9, then 4 46, then 1.5 means -1.5. So as you can see the energies are going to decrease, means the energy gaps will decrease. So the if the first level is here, if the first level is here, second level is here, third level is here, then fourth is here, then fifth is here, means आगे जैसे जैसे जाओगे तो एनर्जी लेवल पास आते चले जाएंगे, ठीक है ना, एनर्जी लेवल पास, पहला एनर्जी लेवल यहाँ है, दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ है, तीसरा एनर्जी लेवल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाते पर एनर्जी लेवल थोड़े कंप्रेस हो रहे हैं, मीन्स पास में आ रहे हैं, समझा। और सेल को जो नाम दिया, पहले सेल को KLMN ऐसे इन्होंने नाम दे दिए, और इन्होंने और क्या कहा, और इन्होंने कहा कि जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पहली सेल में जो फर्स्ट सेल है, उस इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन सेल होगा, फर्स्ट सेल में, दूसरी सेल में, तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फिलिंग इन वन सेल इज 2n स्क्वायर, इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n स्क्वायर। इफ n इज इक्वल टू 1 मींस k cell, if there is k cell then put a value of 1 over here, you will get 2, means आप पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। दूसरी सेल की बात करूं, n is equal to 2 means L cell, so n is equal to 2 to the 4 into 2 8, so दूसरी सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। n is equal to 3 KLM, m में आप टोटल 3 3 is 9 to the 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। नेक्स्ट n is equal to 4 n में आप 4 for the 16 to the 32, और ये अपने टैग भी बढ़ाओगे, ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो पहली में 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 18 भरोगे, फिर 32 भरोगे, ऐसे फिर बाद में जाके हम सब ऑर्बिटल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये था आपका, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये था आपका बोहर मॉडल, कुछ इस टाइप से था आपका बोहर मॉडल, समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को फिर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके,
सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वीडियो आपका लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।